सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में, जहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी बच्चों के बीच की, सर हमारे वन शॉट तो आपने करवा दिए हैं बट आफ्टर दैट अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड तो चलो फिर भी बहुत देर है अभी उसमें, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, आपने जितने भी चैप्टर्स हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं या बहुत सारे इवन स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम अभी इसी मार्च के महीने में होने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप क्या उन्हें करवा सकते हो हमारे लिए। तो हमने सोचा कि इसको कैसे किया जाए, तो वी हैव थॉट कि हम लोग हर एक चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो बनाएंगे। ओके। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ये तीनों कैटेगरी जो मैं बनाने वाला हूं जिन पे वीडियो, एक तो होगी कि 3 मार्कर्स के ऊपर वीडियो बनेगी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग तकरीबन 10 ऐसे 3 मार्कर्स देखेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। और यही 3 मार्कर्स आपके 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स के सवाल आते हैं तो भी आपको इन्हीं को प्रिपेयर करके जाना है। सेकेंड वीडियो ऑन दिस सेम चैप्टर विल बी अपॉन 6 मार्कर्स, जिनको कि आप कह सकते हैं कि किन्हीं एग्जाम्स में ये 8 मार्क्स का भी पूछा जाता है, यही सेम सवाल 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता। तो ये जो कैटेगरी होगी दैट विल बी ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और एक हमारा तीसरा कैटेगरी होगा जिसे सीबीएसई के लैंग्वेज में कहे तो दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, कहीं कहीं पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो 3 वीडियोस विल बी देयर। अगर तीनों को एक में ही समाहित करते तो बहुत ज्यादा लेंथ जो है वीडियो की बढ़ जाती है, इसलिए विथआउट कि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का अलग अलग बनाते हैं, बाद में इन तीनों को एक जगह पे जोड़ के फिर से इसको एक पब्लिश भी करा जाएगा। बट अभी अलग अलग बनाए ताकि लोगों को एक ही बार 1.5-2 घंटे ना गंवाने पड़े। तो विल स्टार्ट विद द 3 मार्कर्स। तकरीबन 10 सवाल होंगे एंड हर एक जो सवाल है वो कहीं ना किसी बोर्ड एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको जितने भी सवाल हैं उनके रॉ आंसर्स दूंगा, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल करा है उनके आंसर्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके परफेक्ट आंसर्स किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर आपको पता है देन यू शुड इनरोल इन दिस। अगर आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, 1 महीने बचे हैं तो भी करो, सीबीएसई में है तब तो अच्छा खासा टाइम है, तब तो और बढ़िया हमारे पास इंप्रूवमेंट के लिए वक्त है, तो इसको इनरोल आप आज ही कर लो। आई बटन पे भी उसका लिंक हम लोग डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो गूगल फॉर्म है जहां से आप इसके लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लिंक डाला हुआ। आराम से गूगल फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स भर के पेमेंट करना है एंड देन you will be enrolled in the course. Now coming to the first question of this chapter, describe the characteristic feature of Mughal Chronicles. जितने भी मुगल क्रॉनिकल्स थे उनकी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनको आप हमें बताएं। तो ये चूंकि 3 मार्क्स का है तो देखो यहाँ पे 3 मार्क्स में क्या होता है, इंट्रो और कंक्लूजन ये वॉलंटरी है, आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। 3 पॉइंट्स होने चाहिए, रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे। बट वाई वी एम्फसाइज ऑन राइटिंग इंट्रो इज बिकॉज कि जब आप इंट्रो लिखते हैं तो क्या होता है, एक एग्जामिनर की नजर में वो अलग इमेज आपकी बनती है। तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा, अगर आप लोगों में से जो भी देख रहा है, आप अगर इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट करेंगे सर एक छोटा सा मिनी कोर्स लेके आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये, जिसमें मैं बेसिक चीजें बताऊंगा आंसर राइटिंग के बारे में। तकरीबन 6 से 8 वीडियोस होंगे, बहुत 5 से 6 मिनट के, कि हाउ टू राइट अ गुड इंट्रो, जिसमें मैं आपको 5-6 सवाल रैंडम उठाऊंगा एंड वहीं पे करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसे इंट्रो लिख सकते हैं, कैसे कीवर्ड पे बेस्ड एक अच्छा इंट्रो लिखा जा सकता है। एंड वैसे एक वीडियो हो सकती है कि कंक्लूजन कैसे एक अच्छा लिखा जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो कंक्लूजन है वो मिलता ही नहीं रहता है। 3 मार्कर्स में दोनों ही वॉलंटरी है, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप करना चाहो या नहीं करना चाहो। लेकिन जब आप 6 मार्क्स के सवाल सॉल्व करते हो, 5 मार्क्स करते हो, 8 मार्क्स करते हो, तो उसमें इंट्रो और कंक्लूजन कंपलसरी हो जाते हैं। क्रॉनिकल्स के फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे चूंकि जो सवाल है क्रॉनिकल का, तुमने इंट्रो भी उससे रिलेटेड डाला है कि जो क्रॉनिकल है ये एक ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जहाँ पे घटनाओं को काल क्रमानुसार रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिस हिसाब से वो हुए उस हिसाब से हमने रिकॉर्ड करा। एंड ये जो टर्म है वो यूरोपियंस ने पहली बार क्वाइन किया था। इतना छोटा इंट्रो एकदम परफेक्ट है 3 मार्कर्स के लिए। अब ज्यादा बड़ा कर दे तो ऐसा नहीं कि हमारे नंबर कटेंगे, बट हमारा वक्त जो है बिना मतलब का जाया होगा। कुछ फीचर्स अगर जान ले तो ये मुगल पीरियड के रिकॉर्ड्स को बताते हैं, ये मुगल अंपायर के विजन को बताते हैं। क्रॉनिकल्स को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि वो अंपायर के विजन और आइडियाज को बता सके, किनको, जो तत्कालीन पॉपुलेशन रह रही थी उस अंपायर के अंदर उसको भी, और आने वाली जनरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टैरिटी उनको भी बता सके। तो ये भी एक काम होता था क्रॉनिकल का, ये भी एक फीचर था। और एक बहुत बेसिक फीचर आप बता सकते हैं, मुगल अंपायर के जो क्रॉनिकल्स थे वो सारे के सारे पर्शियन में लिखे गए थे, दैट इज ऑल्सो एन फीचर। ये भी तो एक फीचर है ना। तो ये भी एक बहुत बेसिक बेसिक चीजें अगर आपने लिखी है लेकिन वो टू द पॉइंट है तो आपको नंबर मिलेंगे। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। 2 बहुत अहम क्रॉनिकल्स हैं, उनका नाम ले ले, अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया। क्रॉनिकल्स में जो कैलीग्राफी उन पे जोर दिया जाता था, बहुत सारे लोग जुड़ते थे, तो आप जितना लंबा कर सकते हो उतना करें, लेकिन
ध्यान रखिए कि कितने नंबर का है। अगर ये 3 मार्क्स का है तो 3 रिलेवेंट पॉइंट्स आपने लिख दिया है, दैट इज इनफ। 5 मार्क्स का होता तो 4 से 5 लिखने पड़ते, 6 मार्क्स का होता तो 5 से 6 लिखने पड़ते। दैट इज ऑल इन द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स देखने के कैसे हमारे स्टूडेंट्स ने अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो हियर यू कैन सी। और जितने भी लोगों को ये डाउट है कि जो भी हमारे आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल करता है उसको हम लोग एक मॉडल आंसर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं पर्सनलाइज चेकिंग होती है, बच्चे पे, हर एक बच्चे पे अलग अलग तरीके से ध्यान देते हैं। दिस इज अ कॉपी फ्रॉम आवर स्टूडेंट जिसने क्रॉनिकल्स के बारे में, देखिए कितना सटीक इंट्रो लिखा है। क्रॉनिकल्स आर अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसमें जो चीजें हैं वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज होती है, और इसने 3 सब कैटेगरी में बांटा। देखें यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है कि सर हमें ना पॉइंट्स को सब हेडिंग में डालना नहीं आता। तो ये जो चीज है 3 मार्कर्स में तो चलो फिर भी गवारा नहीं, उतना उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप 6 मार्क्स के सवाल अटेम्प्ट करते हो, 8 मार्क्स के करते हो, किसी किसी बोर्ड में 8 नंबर के भी आते हैं, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब हेडिंग डालनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे डाला इन्होंने विजन ऑफ अंपायर की, जो क्रॉनिकल्स है वो विजन दर्शाते हैं, रिकॉर्ड्स एक प्रोवाइड कराते हैं अपने पोस्टेरिटी। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड का इसने इस्तेमाल किया, डेटरेंस मैकेनिज्म। डेटरेंस मैकेनिज्म मतलब ऐसी सारी चीजें वहां पे रहेंगी जो आने वाले जनरेशन को गाइड करेंगी कि भाई आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे गवर्न करना है, ठीक है। एंड द थर्ड इज टाइटल्स ऑफ क्रॉनिकल्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स के बारे में बता दिया। तो इतना तो आपको नहीं लिखना, आपने 2-3 पॉइंट्स लिख लिए, दैट इज एनफ। और इन्होंने कंक्लूजन भी डाला, तो इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया है, बट इनकी चूंकि स्पीड अच्छी है तो उतनी ही टाइम में अच्छा लिख पाती है, तो ड्यू क्रेडिट टू हर। एंड बाकी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, वॉलंटरी है आपके ऊपर इंट्रो एंड कंक्लूजन। बट आप अगर बिगिनर होता है, आई वुड सजेस्ट कि आप लिखना शुरू करो, क्योंकि आप 3 मार्कर्स में अगर इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिख पाओगे तो 6 मार्कर्स में कैसे लिखोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, पूछा ये जा रहा है कि जो नौकरशाही थी मुगलों के तरह, द नोबेलिटी वाज रिक्रूटेड कॉन्शियसली बाय द मुगल रूलर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ये अलग अलग बैकग्राउंड से रिक्रूट करे जाते थे, इसको आप जस्टिफाई करें। तो जब भी जस्टिफिकेशन की बात आएगी आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे। ओके, रीजन तो देना ही पड़ेगा, इससे भी इंपॉर्टेंट है उदाहरण, जस्टिफिकेशन हमें एग्जांपल्स के साथ बताओ। तो यहाँ पे हमने कहा एक बार नामक के अनुसार, एक तो नोबेलिटी का यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो मुगल ब्यूरोक्रेसी थी दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ये जो अंपायर था इतने दिनों तक इंटरनली बहुत स्टेबल रहता है, क्योंकि सारे छोटे मोटे किंगडम्स के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करके उनको पदों पे बिठा के मनसब वगैरह देके उनको अपना वो बना लिया था, ठीक है, एक रहगुजार बना लिया था। तो कोई जो इंटरनल बगावत वगैरह होती थी तो उसको वहीं पे क्रश कर दिया जाता था। अकबरनामा के अनुसार नोबेल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, ईरानी, तुर्रानी मतलब जो सेंट्रल एशियन थे, उज्बेक्स यू कैन से, देन इंडियन मुस्लिम्स एंड राजपूत्स। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि शुरुआत में केवल तुर्रानी और ईरानी ट्राइब के लोग ही ज्यादा थे, बाद में अकबर ने इस चीज को रियलाइज करा कि अगर इनकी आबादी ज्यादा रहेगी तो हो सकता है कि सारे फैसले जो है इनके रिकमेंडेशंस पे लिए जाए। तो अलग अलग बैकग्राउंड से रिक्रूट करने का रीजन ही यही था कि ना तो कोई तबका अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है, ना ही कोई तबका ओवर रिप्रेजेंटेड रहा है। तो इन्होंने राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स को भी रिक्रूट करना शुरू करा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हवाला दिया जा सकता है औरंगजेब के समय का, कि इनके समय में राजपूत और मराठाओं की आबादी बहुत ज्यादा थी नौकरशाही में, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनी अदर कैटेगरी, चाहे वो तुर्रानी ट्राइब की बात करें, ईरानी मुस्लिम्स की बात करें, इंडियन मुस्लिम्स की बात करें, जो राजपूत थे मराठास थे, दे वर वेरी ह्यूज इन नंबर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल क्रॉनिकल्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो सोचा है कि इस पे बनाएंगे, 3 मार्कर्स के ऊपर अलग, 6 मार्कर्स के ऊपर अलग, एंड सोर्स बेस्ड के ऊपर अलग। लेकिन एक मैं आपको हैक बता दूं, ज्यादातर जो 6 मार्क्स के सवाल होते हैं वो इन्हीं 3 मार्क्स के सवालों को जोड़ के बनाए जाते हैं। मैं ऐसे करके पूछ सकता हूँ, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स एंड इलैबोरेट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे ये प्रोड्यूस किया जाता था। तो आपको 6 मार्क्स के लिए कोई अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 30-40 3 मार्कर्स अटेम्प्ट किए हैं, और जो कि हम लोग अपने आंसर राइटिंग कोर्स में ऑलमोस्ट, हमने इस वीक हमारा खत्म हुआ है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड मोर देन 25 प्लस 3 मार्कर्स, एंड 6 मार्कर्स भी हमारे अच्छे खासे थे, सोर्स बेस्ड भी हमने 2-3 कर लिए थे। तो इतने में आपका क्या होता है, 6 मार्क्स का जो सवाल है वो 3 मार्क्स के सवाल को ही 2-3 मार्क्स के सवाल हमने एक जगह पे जोड़ दिया, तो ये एक 6 मार्क्स का बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है क्रॉनिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो इसके ऊपर आपको बताना है। तो बेसिकली क्रॉनिकल्स का हम लोग इंट्रो दे सकते हैं, या यहाँ पे हमने इंट्रो के तौर पे ऐसा दिया कि मुगल क्रॉनिकल जो है वो हैंड रिटन होते थे, एंड ये जो थे किताब खाना में इनको प्रोड्यूस किया जाता था। किताब खाना वॉज काइंड ऑफ लाइब्रेरी जहाँ पे सारी चीजें होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर रहते थे, एंड नए नई मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोड्यूस भी करा जाता था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे पेपर मेकिंग के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, इल्यूमिनेशन के बारे में लिख सकते हैं, कैलीग्राफी के बारे में लिख सकते हैं, पेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, बुक बाइंडिंग के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रॉ आंसर्स प्रोवाइड करा है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आंसर आप रट के जाओ एग्जाम में और लिख दो। इसमें आपको खुद से भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, एक एक लाइन, दो दो लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम आपको चम्मच से खाना खिलाना नहीं है। फॉर दैट इफ यू हैव कम, यू शुड गो समवेयर एल्स। अगर आपको चम्मच से खाना खिलवाना है तो कहीं और पे जाइए। यहाँ पे हम लोग आपको आंसर देंगे, आपको फिर लिख के इंप्रूव करके अपने आप को सुधारना है। एंड इफ यू वांट अस टू हेल्प यू इन इंप्रूवमेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इंप्रूवमेंट में मदद करें, एनरोल इन द आंसर राइटिंग कोर्स। जैसे इस सवाल का जो जवाब एक हमारे स्टूडेंट ने लिखा है, इन्होंने सबसे पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा इंट्रो दिया था, उन्होंने पॉइंट के तौर पे लिखा, बट मैंने कहा कि इसको इंट्रो के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ये जो होते हैं हैंड रिटन होते हैं एंड इनको किताब खाना में प्रोड्यूस किया जाता है। इन्होंने एक चीज और क्या की कि किताब खाना का एक अलग पॉइंट बना के दे दिया। इतनी जरूरत नहीं है, इंट्रो में ज्यादा इलेबोरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। किताब खाना दे दिया तो अब किताब खाने को ज्यादा इलेबोरेट करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे इसने क्या करा है, ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है। जितने भी लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जुड़े होते थे, इनको इन्होंने कैटेगराइज करा पर्सन, वर्क एंड रिमार्क के कैटेगरी में। पर्सन मतलब सबसे पहला आता था पेपर मेकर। काम क्या था कि प्रिपेयर्ड जो पेपर फोलियोज होते थे उनको ये बनाते थे, पेजेस बनाते थे। रिमार्क मतलब इनको क्या मिलता था, तो दे वर अवार्डेड विथ हाई स्टेटस एंड टाइटल। कुछ कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा नहीं, जिनकी चर्चा होती थी, जैसे ग्लाइडर्स जो पेपर को चमकाते थे। आज के ज़माने में कहते हैं जो स्कैन वगैरह करके फिर लिखते ताकि लोगों को अच्छे से दिखे, तो वो एनोनिमस रहते थे, अनजान रहते थे, इनको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। बट काम इन्होंने सबका बताया। हु वर द पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, क्या उनका क्राफ्ट था, क्या करते थे, एंड क्या उनको फिर रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते थे। बहुत बढ़िया से फ्लो चार्ट बना के इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा। तो इसको लेके मैं इसको 3 में से 3 आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पढ़ना बहुत आसान हो गया सबसे पहली चीज़। और ये जो जितनी भी खूबसूरती से इसने लिखा है, दैट इज़ वेरी आई कैचिंग। तो इस तरीके से आपको भी अगर लिखना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे पीयर्स के बीच रहें जो इस तरीके के आंसर्स लिखते हैं। फॉर दैट यू हैव टू इनरोल इन द आंसर राइटिंग कोर्स। बहुत मिनिमल प्राइस है यार, 80-85 दिनों का आपको वैलिडिटी मिलता है। और वो भी अगर बोर्ड एग्जाम एक्सटेंड होते हैं किसी कारणवश, तो और ये वैलिडिटी तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं कहा कि मई एंड तक, जब तक बोर्ड एग्जाम आपका होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, एनालाइज द डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स ऑफ मुगल्स विद द नेबरिंग एम्पायर्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हेयर इट इज कॉल्ड नेबरिंग एम्पायर्स। इस चीज को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके आंसर्स लिखते हैं। इंट्रो डाल देंगे कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो अच्छे थे, इसीलिए मुगल एम्पायर जो है एक्सटर्नली एक तरीके से स्टेबल था। यहाँ पे 2 सब पॉइंट्स में हमारा जो आंसर है वो बटेगा। एक सब पॉइंट होगा, एक सॉरी 2 सब हेडिंग्स में, एक सब हेडिंग होगा हमारा सैफेविड और उज़्बेक्स के साथ कैसे रिलेशन है। सैफेविड वेर इन वेस्ट और उज़्बेक्स जो है ऊपर है। तो इन दोनों के साथ जो रिलेशन थे, मैंने एक पॉइंट लिख दिया, बट आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बता दे तो बेहतर होगा, कि जो इनके रिलेशनशिप थे वो बेस्ड थे कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशन को के कंट्रोल को लेके। कांधार सबको चाहिए था, हिंदुकुश माउंटेन का अच्छा खासा पार्ट सबको चाहिए था, बिकॉज हिंदुकुश माउंटेन के जरिए ही नॉर्थ वेस्ट से कोई भी इन्वेडर या कोई भी अंपायर हम पे अटैक कर सकता था। तो मुगल्स भी चाहते थे कि इसका अच्छा खासा हिस्सा मेरे पास रहे, ताकि इनकी आर्मी, कहीं की आर्मी अगर अटैक करते हो तो हम इन्हें काउंटर करके न्यूट्रलाइज कर सके। और दूसरे लोग चाहते थे कि अगर हमारे पास हिंदुकुश माउंटेन का अच्छा खासा पार्ट रहेगा तो मुगलों के ऊपर एक अच्छा खासा हम लोग मिलिट्री प्रेशर बना सकते हैं। तो कांधार और हिंदुकुश माउंटेन का जो कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था सफेविड और उज़्बेक्स के फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। देन वी हैव ऑटोमन्स। ऑटोमन्स की जो के साथ जो ताल्लुकात थे वो 2 चीजों पे हमारे बेस्ड थे। एक की हमारे ट्रेड होता था, बहुत सारी खाड़ियां इनके कंट्रोल में थी। एक हमारा रेड सी के आसपास जितने भी पोर्ट है वो सब इनके कंट्रोल में आते थे। एंड देन पिलग्रिमेज, एंड ये जो हमारा मेजर ट्रेड होता था यूरोप के थ्रू, वो रेड सी के जरिए ही जाता था। ठीक है, इजिप्ट पे सामान उतरते थे एंड देन फिर मेडिटेरेनियन के थ्रू सामान रोम जो है हमारा यूरोप जाया जाया करता था। देन वी हैव पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हिजाज प्रोविंस था, और उसी हिजाज प्रोविंस में हमारा मक्का और मदीना, जो सबसे मोस्ट 2 होलीस्ट श्राइन्स में से एक है मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, वो दोनों ऑटोमन्स के कंट्रोल में ही थे। तो इन दोनों इनके लिए इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने इसलिए भी ज़रूरी थे कि भाई ट्रेड अच्छे से चले और लोगों को जो है हज वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने 2 चीज़ डाली है। 2 ही पॉइंट्स आपको डिस्कस करने, एक तो 3 मार्क्स का है इसलिए भी, और ऊपर से हमने यहाँ पे केवल आपको नेबरिंग एम्पायर्स के बारे में लिखने को कहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि वो ना जीसुट्स के बारे में भी बताना शुरू कर देंगे। जीसुट्स एक तो पॉलिटिकल पावर नहीं थे, और दूसरा हमारा जो यूरोपियन पावर है वो कहीं से भी हमारे नेबर्स नहीं थे। तो इनको इस आंसर में लिखना एक इररिलेवेंस का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं कि आपके नंबर काटे जाएंगे, फालतू का आपका जो वक्त है वो बर्बाद होगा। तो ऐसा करने से आप परहेज रखिए, ऐसा करने से आप परहेज बढ़ते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कि इंपीरियल हाउस होल्ड में जो शाही मुगल परिवार था उसमें महिलाओं की भूमिकाओं को आप थोड़ा सा प्रकाशित करें।
इस चीज़ को आप बताएँ कि क्या भूमिका थी उनकी? तो एक हम इंपीरियल हाउस होल्ड का इंट्रो डाल देंगे कि भाई यहाँ पे, और इंट्रो में क्या डाल सकते हैं कि व्हाट वाज़ इंपीरियल हाउस होल्ड एंड कौन रहते थे? तो इंपीरियल हाउस होल्ड वाज़ अ प्लेस जहाँ पे महिलाएँ, मतलब जो रॉयल वुमेन होती थी, शादी वगैरह जिनकी होती थी, मुगल एम्परर्स थे। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते थे, कॉन्क्यूबाइन्स भी रहती थी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने मुगल इंपीरियल हाउस होल्ड के हायरार्की के बारे में तो पूछा नहीं है, तो आप इन लोगों को छोड़ दें कि आगाज़ कौन थे, बेगम कौन थे, आगाचाज़ कौन थे। जस्ट हमने इतना लिखा है कि रॉयल वुमेन यहाँ पे रहा करती थी, फिर मुगलों के रिलेटिव्स रहा करते थे, उनके स्टाफ्स रहा करते थे और स्लेव्स रहा करते थे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे ना हायरार्की क्या थी, बेगम सबसे ऊपर, आगाज़ देन उसके नीचे, फिर आगाचाज़, तो आपका वक्त बर्बाद होगा। फिर हम लोग आगे आके देखते कि रोल क्या था। ये जो इंपीरियल हाउस होल्ड में महिलाएं थी, हरम में जो महिलाएं रहा करती थी, एंड बाय द वे हरम मतलब होता है सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थल, ठीक है। तो इन महिलाओं का रोल क्या था? तो यहाँ पे मैं एक आंसर प्रेज़ेंट करूँगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि किसके आस-पास इर्द-गिर्द आपका ये पॉइंट होना चाहिए। नूरजहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने नूरजहाँ को लेके ज़्यादा लिखा नहीं, बट आप शुरू कर सकते हैं कि नूरजहाँ सेट द स्टैंडर्ड, क्योंकि वही ऐसी पहली महिला थी जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरे मुगल एम्पायर में। जहाँगीर के समय में कहा जाता है कि जहाँगीर से भी ज़्यादा इनका रुतबा हुआ करता था नूरजहाँ का, मेहरुन्निसा जो थी, ठीक है? तो नूरजहाँ के बाद जो मुगल क्वीन्स थी एंड प्रिंसेसेस थे, उनकी जो उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है वो बढ़ गया था, एंड उन्होंने एम्पायर के रोजमर्रा के मसलों में दखल देना शुरू करा। उसी के अंतर्गत आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे शाहजहाँ की जो लड़कियां थी, जहानारा और रोशनारा, इन दोनों को हाई अलाउंसेस मिलते थे, इतने कि एक बहुत बड़े मनसबदार को भी नहीं मिले, ठीक है। जैसे जहानारा की बात करें तो उन्होंने शाहजहानाबाद के कंस्ट्रक्शन में जो सिटी ऑफ शाहजहानाबाद शाहजहाँ ने बसाया था, उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल इनका है। चांदनी बाग को इन्होंने डिज़ाइन करा, बहुत सारे सराय बनाए जहाँ पे ट्रेडर्स आके रुक सकते थे, तिजारत को फिर अच्छे से कंडक्ट कराया जा सकता था। तिजारत मतलब ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। वैसे एक यहाँ पे मैं आंसर प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसने सोर्स को रेफर किया कि कहाँ से हमें पता चलता है इन मुगल हाउस होल्ड में, सॉरी इंपीरियल वुमेन का क्या रोल होता था मुगल एम्पायर में। तो हुमायूं नामा एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, बट आप सीधे लिखे कि हुमायूं नामा इज़ अ सोर्स जहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चल पाती है, वेयर वी गेट टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉयल वुमेन इन द मुगल एम्पायर। एंड उसके अलावा इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्होंने फिर शुरू किया नूरजहाँ से। नूरजहाँ अनडाउटेबली बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस था उनका मुगल एम्पायर को लेके, मुगल एम्पायर के ऊपर, व्हेन जहांगीर वॉज रीडिंग द एम्पायर। उसके बाद इन्होंने जहानारा और रोशनारा बेगम की चीज़ों को लिखा है कि उनके ज़माने में, अब नूरजहाँ के बाद से जितने भी मुगल क्वींस एंड प्रिंसेसेस हैं, उनका अच्छा खासा कंट्रोल होने लगा। फाइनेंशियल अलाउंसेस मिलने लगे, गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत अधिकांश मात्रा में मिलने लगे। एंड जहानारा रोशनारा को हाईलाइट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों को जो अलाउंसेस मिलते थे, दैट वाज इक्वल टू हाई मनसब, जो बहुत बड़े रैंक का अधिकारी होता था उसके बराबर के इनको अलाउंसेस मिलते थे। जहानारा सूरत के पोर्ट को भी कंट्रोल करती थी, सूरत सिटी को भी कंट्रोल करती थी, और वो बहुत रिच सिटी थी क्योंकि वो पोर्ट साइड था, एक बंदरगाह था। तो वहाँ से भी जो रेवेन्यू आता था वो भी जहानारा के पॉकेट में जाता था। एंड उन्होंने फिर शाहजहानाबाद के कंस्ट्रक्शन में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से इन्होंने आंसर को फ्रेम करा है 3 पॉइंट में। एक तो हुमायूं के बारे में दिया, नूरजहाँ के बारे में, एंड रोशनारा और जहानारा के बारे में। तो आपको भी इस तरीके से बताना है। ऐसे अगर आपको फ्रेम करना हो आंसर तो आप एक इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, कि इंपीरियल हाउस होल्ड में कौन रहता था, एंड फिर बैकग्राउंड लिख के देखेंगे हम लोग। बैकग्राउंड में हम लोग नूरजहाँ की बात कर सकते हैं कि नूरजहाँ से ये स्टैंडर्ड सेट हुआ कि जो मुगल वुमेन है उनका अंपायर में क्या किस तरीके का दखल होगा, और फिर ये चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर जहानारा के बारे में बता, रोशनारा के बारे में बताया, एंड लास्ट में अगर आप हो सके तो हुमायूं नामा के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि ये जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है, नूरजहाँ, जहानारा बेगम और रोशनारा बेगम की, उनसे पहले भी मुगल अंपायर में महिलाओं का अच्छा खासा प्रभाव रहता था, जो कि हुमायूं नामा से हमें क्लियर होता है, जो गुलबदन बेगम हुमायूं की जो सिस्टर थी उन्होंने लिखा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वैसे तो मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा है, तो अगर आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल नहीं आता तो या तो आप बताएं हमें, तो फिर हम उसका जवाब लेके आएंगे, या अगर आपने आंसर राइटिंग में इनरोल किया तो आपको बताइए किस तरीके के जवाब बनाए जा सकते हैं, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन करता था, फिर उनको हेल्प कौन करते थे, रिक्रूटमेंट कहाँ से होती थी, मनसबदारी का जिक्र कर सकते हैं, बख्शी का जिक्र कर सकते हैं, दीवान आला का जिक्र कर सकते हैं, सदर उस सदर का जिक्र कर सकते हैं, तैनात रकब का जिक्र कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिक्र करने, तो 3 ही नहीं 6 मार्क्स का भी जो आंसर है वो उस सवाल का बन सकता है। बहरहाल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी 3 मार्क्स के ऊपर भी मैं पूछ सकता हूँ इस सवाल को, और 6 मार्क्स के ऊपर भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल इतना ब्रॉड है। पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको इंट्रो कैसे देना है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर ही होता है कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधे आप ऐसा लिख देंगे ना कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मींस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो बहुत ही बेसिक इंट्रो होगा, 2 ही 3 लाइन का। बट मैंने देखो यहाँ पे कैसे लिखा, और ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी लिखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉपी दिखाऊं तो यहाँ पे यू कैन से, ये कॉपी हमारे स्टूडेंट की, उन्होंने क्या लिखा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है 3 टायर सिस्टम था, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। ऐसा ही मैंने यहाँ पे इंट्रो दिया कि 3
टायर होता था, 3 लेवल पे बटा होता था, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल। फीचर्स क्या थे तो सूबेदार हेड था, उसको हेल्प करने के लिए 3 लोग होते थे, बख्शी, दीवान एंड सदर। और जो सूबा था, स्टेट था, प्रोविंसेस थे, वो अलग-अलग सरकार में बटे हुए थे। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट की जो ज़िम्मेदारी है अक्सर फौजदारों को दी जाती थी, कभी-कभी कोई और भी इस ज़िम्मेदारी को संभालता था। ओके। और सरकार जो थे, डिस्ट्रिक्ट जो थे, वो बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे। सब डिस्ट्रिक्ट से हमारा मतलब है परगनाज, और इन परगनाज में लोकल अथॉरिटीज काम करती थी। कानूनगो हो गया, चौधरी हो गया, काजी हो गया। अगर मैं अपने स्टूडेंट की कॉपी दिखाऊं तो इन्होंने ये सारी चीजें इलाबोरेटिव तौर पे बताई ही हैं। एंड इसके अलावा जैसे आपने देखा, यहाँ कानूनगो के बारे में बताया, चौधरी के बारे में बताया, काजी के बारे में बताया। एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लोकल स्टाफ्स की जरूरत पड़ती थी। ये तो बड़े बड़े ऑफिशियल हो गए, वैसे बहुत सारे छोटे मोटे स्टाफ्स भी होते थे, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। अब इन्होंने जो सबसे खास काम किया है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखो, इन्होंने इतना आंसर लिखा भी है, इसके अलावा फ्लो चार्ट ही बनाया। तो मैंने जब इनसे मीटिंग की थी तो मैंने इनको कहा था कि देखो, आपने जो लिख दिया है उतना सफिशिएंट है किसी भी 3 मार्क्स के सवाल के जवाब के लिए। बट फिर भी अगर आपने ये जो फ्लो चार्ट बनाया ना, या तो आप ये फ्लो चार्ट बना के छोड़ दो या उन पॉइंट को लिख दो, क्योंकि ये फ्लो चार्ट भी सफिशिएंट है। क्योंकि इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबको इन्होंने इलेबोरेट करा। प्रोविंसेस हेडेड बाई सूबेदार, इनको फिर असिस्ट कौन करता था, दीवान, बख्शी एंड सदर। फिर प्रोविंसेस के नीचे सरकार आते थे, मोस्टली ये फौजदारों द्वारा रूल किए जाते थे। फिर सरकार के अंदर परगना, और परगना जो है ये 3 अथॉरिटी होती थी। फौजदारों के अंदर कुछ कैवेलरी होती थी, कुछ मस्कीटर्स होते थे, यानी कि तोपची होते थे जो तोप वगैरह लेके घूमते थे। तो लगभग इस फ्लो चार्ट से मुझे सारी चीजें पता चल रही है। तो या तो आप लिखे या फ्लो चार्ट बनाए। फ्लो चार्ट बनाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, दैट इज वाई ये फ्लो चार्ट बना पाई, नहीं तो आप सिंपल लिख भी सकते हैं। इन्होंने दोनों काम कर दिया, लिख भी दिया और फ्लो चार्ट भी बना दिया। आप कोई एक ही करें, ठीक है। तो इनका तो फिर प्रेजेंट करना था, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात है। तो मैं कहता हूँ कि आप जितना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो, क्योंकि आपको एग्जाम में तो पता है कि 80 मार्क्स से 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने हैं। यहाँ पे मैंने उतनी ऐसा रिलैक्स रखा है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने, यू कैन डू दैट, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप किस एक्सटेंट तक इनोवेट कर सकते हो। तो इनका ये जवाब जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन पे दिखाया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर को क्यों सबसे ग्रेटेस्ट माना गया है? एक छोटा छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं। एंड इंट्रो में 2-3 चीजें हैं जो आपके इंट्रो को खास बनाती है। यहाँ पे अगर हम सिंपल अकबर से शुरू करते तो ऐसा बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी किया होगा और एग्जामिनर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अब जब उसके पूरे नाम को लिखते हो, सिंपल है, जलालुद्दीन अकबर या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये लगेगा कि भाई इसने कुछ अलग लिखा है। और जब यही एक दो वर्ड है, 1556 से 1605, ये इस बीच इन्होंने शासन किया था, बस ब्रैकेट में लिख दिया। इससे लगा कि इसने ना केवल चीजों को पढ़ा है बल्कि इसको याद भी है कि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने शासन किया था। वॉज द थर्ड मुगल एम्पेरर, एंड ये सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं बिकॉज ऑफ सम फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें एक कैटेगरी बांट सकते हैं, एक हेडिंग हो सकती है मिलिट्री अचीवमेंट्स, देन एक हेडिंग हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, जिसमें हम लोग मनसबदारी के बारे में बात कर सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं। और एक हो सकती है सोशल अचीवमेंट, जिसमें हम लोग सुलह कौल के बारे में बात कर सकते हैं, दीन इलाही के बारे में बात कर सकते हैं, इबादत खाना के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री अचीवमेंट्स आप सभी को पता है, हिंदू कुश माउंटेन तक फैलाया। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में थोड़े समय के लिए इनस्टेबिलिटी आई थी, उसको जाके लाहौर खुद कैपिटल शिफ्ट करके उसको स्टेबलाइज किया। अगेन मैं एक आंसर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि स्टूडेंट है, इन्होंने सिमिलरली वही चीज करी है जो मैंने आपको बताया। इन्होंने नाम अलग से लिखा है, जलालुद्दीन अकबर, ये अगेन मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित लगा। एंड उसके अलावा इन्होंने शासनकाल भी मेंशन कर दिया, तो ये इंट्रो परफेक्ट है, पूरे के पूरे नंबर इनको इंट्रो के मिलेंगे। फिर इन्होंने कैटेगराइज कैसे किया, एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में लिखा है, तो ये हिंदू कुश माउंटेन और बाकी चीजें। फिर सेक्युलर आउटलुक, किस तरीके से उन्होंने डाइवर्सिटी मैनेज की, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो मैंने हेडिंग्स बताए वही आप लिखो, आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो आप अपने हिसाब से भी हेडिंग्स फॉर्म कर सकते हो। अकबर की कौन 2-4 चीजें बहुत बढ़िया थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था, उनका डाइवर्सिटी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा खासा था। तो सेक्युलर आउटलुक में इन्होंने सुलेकॉल की बात की है। फिर इन्होंने बात किया कि भाई कैसे जो नोबेलिटी थी उसमें कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा गया, अलग अलग क्लासेस के लोगों को रिक्रूट करा गया ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्पेरर। इसमें कभी भी बायसनेस इनको देखने को नहीं मिलती थी। देन इसमें इन्होंने बात की है जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स के अबॉलिशमेंट की भी, तो ये भी चीज आप कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी एडेड इन सेक्युलर आउटलुक सेक्शन। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात की, मुगल एम्पायर वाज आई थिंक एट इट्स पीक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हेन अकबर वाज रूलिंग। तो इस हिसाब से एंड फिर उन्होंने कंक्लूड करा कि ये सारी जो पॉलिसीज रिगार्डिंग सोशल आउटलुक, रिगार्डिंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड रिगार्डिंग इकोनॉमिकल चेंजेस, इन सारी पॉलिसीज के कारण ही हम लोग कहते हैं अकबर को कि ये सबसे महान थे जितने भी मुगल एम्पायर्स आए उन सब में से। तो इसको मैं यहाँ पे
पूरे 3 में से 3 मार्क्स दूँगा। यहाँ पे इन्होंने चूँकि 3 पॉइंट लिखे हैं सेक्युलर आउटलुक में, तो मैंने कहा कि जस्ट 2 पॉइंट्स विल वर्क। आपको एक्स्ट्रा एक जो आपने लिख दिया, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बढ़ाता है। आपका वक़्त ज़ाया होगा। आपने इतना लिख दिया है कि एम्पिरिड खुश, जो एग्ज़ामिनर है वो खुश होके बहुत नंबर दे दे, एम्पिरिड नहीं एग्ज़ामिनर। तो इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगेन 3 मार्क्स के लिए ऑप्शनल है आपके ऊपर, इंट्रो लिखिए या कंक्लूजन लिखिए। लेकिन अगर आप लिखते हो तो यू विल स्टैंड आउट इन द क्राउड, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस से आएगी। उतने ही टाइम में जब बाकी के बच्चे केवल 3 पॉइंट्स लिखेंगे और टाइम अप हो जाएगा, आप इंट्रो प्लस 3 पॉइंट प्लस कंक्लूजन लिखोगे या इंट्रो प्लस 3 पॉइंट लिखोगे, दैट विल बी काउंटेड एज एन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, इंट्रो लिखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल हो जाओ, ताकि आपको ये जो टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम में आपको आंसर लिखना है, उस टाइम फ्रेम में कैसे हम लोग बेस्ट आंसर लिख सके विद द क्रिएटिविटी, वो आपको पता चल सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अबुल फजल ने कहा है कि ये जो सुलह कौल का कॉन्सेप्ट है वो आधारशिला है, मतलब कॉर्नर स्टोन है। उन्होंने आधार रखा अकबर के दौरान हुए प्रबुद्ध शासन की, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अभी आप इसको जस्टिफाई करो, सुलह कौल के बारे में आपको जस्टिफिकेशन देनी कि कैसे सुलह कौल जो है वो एक बहुत अहम रोल निभाता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर के दौरान। तो सुलह कौल के कॉन्सेप्ट को पहले दिखा देंगे कि भाई इस कॉन्सेप्ट की मदद से ही अकबर ने इतने डाइवर्स एम्पायर को मैनेज किया। फिर 2-3 फीचर्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया गया। रिक्रूटमेंट में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन पहले होते थे, पहले केवल जब बाबर और हुमायूं के समय में केवल ईरानी और तुरानी ट्राइब के लोगों को रिक्रूट करा जाता। अकबर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इंडियन मुस्लिम्स को भी करेंगे और राजपूतों को भी करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है ना, एक किनफोक्स का जाल बनेगा। किनफोक्स मतलब रिश्तेदारी, और ऐसा करने से एक तो हम उनका विश्वास जीत पाएंगे, और न केवल हम उन्हें पोस्ट देते थे बल्कि बहुत बार तो इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी करते थे ताकि हमारे रिश्तेदार बन जाए। और जब ये हमारे रिश्तेदार बने तब तो इनके ऊपर लाजिम है। अब लेट सपोज हमने जयपुर के राजा से रिश्तेदारी कर ली, तो जयपुर में अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत होगी मुगल एम्पायर के खिलाफ, तो वो अब जयपुर के राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको दबाए, क्योंकि अब तो हम रिश्तेदार हैं। वी हैड अ मैट्रिमोनियल अलायंस नाउ। ओके, फिर उन्होंने जस्ट रूल फॉर एवरीवन के ऊपर एम्फेसिस दिया, कि जोर दिया कि सबके साथ हम इंसाफ हो, ठीक है, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी हम लोग जुल्म ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप इसको भी एलैबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हो सुलह कौल के कॉन्सेप्ट को। अगेन अगर आपको ये आंसर्स लिखने हैं और चेक करवाने हैं तो यू कैन इजीली डू दैट। आप आंसर राइटिंग कोर्स में एनरोल करें। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी वहाँ पे हमने दिए हुए असाइनमेंट के तौर पे, एंड एक एक करके लिखना शुरू करें एंड असाइनमेंट हमें सबमिट करना शुरू करें। वी विल चेक इट पर्सनली, जैसे आपने देखा है वैसे ही हम लोग चेक करते हैं, एंड फिर आपको बताया जाता है कि भाई ये इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। रेगुलर हम लोग मीट भी लेते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ आंसर राइटिंग का, उसमें तकरीबन 8:30-9 बजे रेगुलर एक छोटी सी 10 से 15 मिनट की मीटिंग होती है, जिसमें मुझे जो लगता है कि भाई ये आंसर्स में ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मुझे देखने को मिली है, ताकि सब लोगों को अवेयर कर दूं ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। और कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स जो मैं देखता हूँ कॉपीज़ में, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप भी इसको कर सकते हो अपनी कॉपीज़ में। एंड वीकली हमारा मीट तो होता ही है, अभी शायद चल भी रहा होगा, 5 बजे से आज शेड्यूल था, तो उसमें सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, क्या दिक्कतें थी, कैसे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। पेंटिंग का क्या रोल था हमारे स्क्रिप्ट में, ये 3 मार्क्स का, यानी कि 1.5 नंबर आपको दोनों के ऊपर मिलेंगे। पेंटिंग का क्या रोल था हमने डिस्क्राइब कर दिया। पेंटिंग कॉम्प्लीमेंट क्या करता था, कैलीग्राफी और पेंटिंग मिलके मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा किया करते थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है। जैसे दूध के साथ कॉम्प्लीमेंट कौन करता, बिस्किट, ऐसे ही पेंटिंग वॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कैलीग्राफी। एंड पेंटिंग से क्या होता था कि ये जितनी भी इवेंट्स होते थे इनको हम लोग विजुअल फॉर्म दे पाते थे। कोई बैटल है, उसको उसको चित्रित कर दिया, वो विजुअल फॉर्म में अब अपीयर होगा। अब लोग न केवल उसको पढ़ सकेंगे बल्कि उसको देख भी सकेंगे, अच्छा इस तरीके से बैटल रहा होगा। फिर ऐसे सिमिलरली किसी सीज को हमें डिपिक्ट कर दिया, तो घेराव जो है, जैसे आपने देखा होगा इस चैप्टर में कांधार का जो सीज है उसको पेंट किया गया है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा इस प्रकार से आर्मी ने उस किले को घेरा होगा। फिर पेंटिंग को रेजिस्ट क्यों करा गया, तो उलेमास जो थे वो इस ख्याल के लोग थे कि उन्हें लगता था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाना नाजायज़ है, नागवार गुजरेगा, क्योंकि ये लेजिटमेट है। व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पेंटिंग बनाना मतलब हम किसी लिविंग चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने आपकी पेंटिंग बनाई, आप सजीव हो, एंड आपको हम लोग रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा थ्रू पेंटिंग, एंड जो कि एक गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा काम था, क्योंकि क्रिएशन वाज अ जॉब ऑफ गॉड। तो आप पेंटिंग ना बनाओ, यही कहना था उलेमास का। इसको फिर अकबर काउंटर भी करते हैं। अकबर काउंटर करके कहते हैं कि ये जो पेंटर्स है वो तो और ज़्यादा गॉड को इज्जत देते हैं, ऐसे कि वो पेंटिंग बनाते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि हम लोग केवल पेंटिंग बना सकते हैं, हम लोग इसमें जान कभी नहीं डाल सकते। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे दिया जाता है ना, वो भी आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 3 मार्कर
वीडियो, इसके बाद 6 मार्कर की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग तकरीबन 5 सवाल करेंगे, 5 से 6, और उनको सोर्स बेस्ड को मिला के उसमें भी हम लोग 10 सवाल करेंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द अंपायर बिगेन हिज डे इन द बालकनी एंड दीवाने एंड। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है वन शॉट, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहां से देख लो। अगर आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड आप चाहते हो कि हम चेक करें एंड आपको इंप्रूवमेंट्स के फीडबैक्स वगैरह दे, आपके ऊपर खास ध्यान दिया जाए, जस्ट एनरोल इन द आंसर राइटिंग कोर्स। बहुत कम प्राइस है, डेली के हिसाब से आपको तकरीबन 4 से 5 रुपए पे करने हैं। दिस इज नथिंग, इतना तो आप ऐसे ही उड़ा देते होगे, एंड इतना किसी सही जगह उड़ाओगे तो आप न केवल आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे बल्कि आप ऐसी कम्युनिटी का भी पार्ट बनोगे जो लगातार इंप्रूव करती है खुद को। दीवाने आम और अंपायर अपने शुरुआत में क्या करते थे, तो अंपायर के दिन दिन जो है, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी डे होता था अंपायर का, उसको हमने 3 पार्ट में यहाँ पे बांट लिया, झरोखा दर्शन, दीवाने आम एंड दीवाने खास। झरोखा दर्शन के बारे में बात करेंगे, दीवाने आम के बारे में बात करेंगे। दीवाने खास को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने क्वेश्चन में नहीं दिया है। झरोखा दर्शन में क्या होता था, झरोखा एक छोटी सी बालकनी होती थी जो ईस्ट वार्ड फेसिंग होती थी, मतलब पूरब की तरफ, और वहां पे एम्पायर खड़े होते थे, जो आवाम उनसे मिलने आया करती थी। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है, वो आते हैं, हाथ वाथ हिलाते हैं, और मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं कि शाहरुख खान हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, उनके साथ उनके बेटे अबराम भी हैं। तो ऐसा ये अंपायर्स भी क्या करते थे ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रहे एंड लोगों के बीच उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ती रहे। लोगों को लगा कि भाई ये आदमी उठता है और हमसे मिलता है, हाथ वाथ हिलाता है, हमसे हाल खबर पूछता है, तो ये कितनी बढ़िया चीज़ है। फिर दीवाने आम में वो पहुंचते थे, ठीक है। दीवाने आम में क्या किए जाते थे, तो जितने भी प्राइमरी मैटर्स है बिजनेस के, किसी के ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया, किसी किसी का मस्जिद नहीं बनने दे रहा लोग, किसी का मंदिर नहीं बनने दे रहा, लोकल पीपल के जो ग्रीवांसेस होते थे उनको सुना जाता था, जो पिटिशंस होते थे उन पे नज़र डाले जाते थे, जो ऐसी रिपोर्ट्स होती थी जो लोकल्स को बताई जा सकती है, कॉन्फिडेंशियल नहीं, ऐसी पब्लिक रिपोर्ट्स उनको पब्लिश किया जाता था ताकि लोग भी जान सके क्या क्या तरक्की हो रही है। एंड ये सारी चीज़ें दीवाने आम में होती थी। दीवाने खास वॉज हाईली कन्फाइंड टू वर्ड्स, कि यहाँ पे जितने भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है और ऐसे मैटर्स जो लोगों को नहीं पता चले, ऐसी चीज़ें ही वहाँ पे होती थी। तो दीवाने खास के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताना क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन। आप अगले दिन इसी टाइम में हम लोग जो 6 मार्कर है उनकी वीडियो डालेंगे एंड उसके अगले दिन जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसकी वीडियो डालेंगे। एंड इस तरीके से हमारी पूरी सीरीज चलेगी, हर एक चैप्टर में 3-3 वीडियो डालेंगे एंड तकरीबन आपका जो 4-5 चैप्टर उसमें 10-12 वीडियो तो ऐसे ही हो गया। उन सबको आपने अगर पढ़ लिया है तो आई डोंट थिंक कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ऐसा लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन है। हाँ, अब आपको इसके आंसर्स कैसे लिख रहे हैं उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इन आवर आंसर राइटिंग कोर्स। ये सारे क्वेश्चंस जो है पीछे सीबीएसई में या किसी न किसी बोर्ड में पूछे गए हैं और इनके परफेक्ट आंसर्स लिखने के लिए अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके लिखते हैं वेल एंड गुड, फिर भी कहूंगा कि आप एनरोल करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको एक नया शेप मिले। वेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग अमॉन्ग्स्ट द पीयर्स ऑफ 20 पीपल 30 पीपल जो सारे अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, तो आप भी मोटिवेट होंगे, आप भी अपनी क्रिएटिविटी में और निखार ला पाएंगे। सो एनरोल इन आंसर राइटिंग कोर्स, या अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस आंसर राइटिंग कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे एक नंबर आ रहा है 7319697299। या आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो मिनी कोर्स का आइडिया मैंने दिया है कि मैं आपको कुछ 6-8 वीडियोस में बता सकूं कि एक छोटा सा इंट्रो कैसे लिखा जाए 3 मार्कर्स के लिए, 5 मार्कर्स के लिए कैसे इंट्रो लिखा जाए, फिर पॉइंट्स कैसे सब हेडिंग के अंतर्गत लिखने हैं, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसा प्लेलिस्ट चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मैं बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नाउ शेयर दिस वीडियो एंड जितने भी सवाल हमने दिए कोशिश करो खुद से लिखने की, एंड इफ यू वांट अस टू चेक देम प्लीज एनरोल इन आंसर राइटिंग कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।